Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and studying hard. तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बायो का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और जनरली जो बच्चे क्लास 10th से 11th में आते हैं तो ये चैप्टर बेसिकली समरी है कि आगे आपको क्लास 11th में क्या क्या मिलेगा, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। और आज मैं इस चैप्टर को कवर करूँगी लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी PYQs हैं और आगे जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है आने की, उन सब को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी NCERT या पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके बैठे और सारे नोट्स को हाईलाइट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ लिविंग। जब हमसे कोई पूछता है कि लिविंग थिंग को डिफ़ाइन करो तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो ग्रो करती है, जो ह्यूमंस है वो ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन, अब हर एक जो लिविंग थिंग है वो चाहेगी कि वो इस वर्ल्ड में कॉन्टिन्यू रहे और इसलिए वो रिप्रोड्यूस करती है। तो रिप्रोडक्शन भी हम सोचते हैं कि लिविंग थिंग का एक फीचर है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करने से हमारा क्या मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग है वो मास में भी इंक्रीज कर रही है और एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। और ये दोनों चीज़ें दे आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का बना होता है, और सेल कैसे ग्रो करेगी? सेल डिवीजन से ग्रो करेगी। प्लांट्स में ये जो ग्रोथ है ये थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। अगर आप किसी भी प्लांट को देख लो तो ऐसा नहीं होता कि वो एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब तक वो जिंदा है वो तब तक ग्रो करती रहेगी। बट इन एनिमल्स ये जो ग्रोथ है ये एक सर्टेन लिमिट तक होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल डिवीजन है एनिमल्स में वो कुछ टिश्यूज़ में होती है, ताकि जो हमारे जो सेल्स हैं, जो जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं, तो कॉन्टिन्यूस जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्लेस करते हैं हमारे पुराने सेल्स को। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है दे ग्रो बाय द सेल डिवीजन। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of the cells under the microscope. इन विट्रो का क्या मतलब होता है? इन विट्रो मतलब कि हम कोई चीज़ लैब में एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं है, हम कर रहे हैं। तो अगर आपको सेल डिवीजन देखना है कि कैसे हो रहा है या कोई बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहा है, तो आप उसको इन विट्रो ग्रो करके और उसके नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इस लाइन को चेंज करके आ सकता है कि इन प्लांट्स ये जो ग्रोथ है ये अप टू अ सर्टेन लिमिट तक होती है। नहीं, प्लांट्स में ये जो ग्रोथ है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होगी, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है। द ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड and growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन भी हम सोचते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents. Invariably and implicitly, we refer to the sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल मेथड्स क्या है और एसेक्सुअल मेथड्स क्या है। जो फंजा है वो बहुत, अगर आप कोई ब्रेड पे फंजा ग्रो करो तो आप देखोगे कि वो 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल मेथड यूज़ करती है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है विच अंडर सर्टेन कंडीशंस ग्रो करती है, ठीक है।
इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? बर्डिंग. एंड इन प्लानेरिया we observe true regeneration, that is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पेपर में. विच ऑर्गेनिज्म फॉलोज द ट्रू रीजनरेशन? तो क्या है? प्लानेरिया. प्लानेरिया ही ट्रू रीजनरेशन को फॉलो करता है. ठीक है. द फंजाई, द filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation, which is again a asexual method. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. वो ग्रो भी कर रही है और रिप्रोड्यूस भी कर रही है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है. ठीक है. और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आ सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास. हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स we are not very clear about the usage of the two terms growth and reproduction. Further हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इवन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, कि अब हम उनको नॉन लिविंग बोलेंगे इसलिए कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? नहीं. इसलिए जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हम बस रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग. ठीक है. Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemically reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजा है, माइक्रोब्स है, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा. बट ये मेटाबॉलिज्म होती क्या है? The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibits metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शन को हम लैब में डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है बॉडी में. ठीक है. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. लेकिन ये अब हम जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को एग्जिबिट करते हैं लैब में, वो ना ही लिविंग होगी ना ही नॉन लिविंग होगी, क्योंकि उस रिएक्शन को हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, वो नेचुरली बॉडी में नहीं हो रही. हेंस while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं, they are not living things but surely living reactions. Very important. आप इस पूरे पैरा को हाईलाइट कर लो, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of the life forms. ठीक है. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. ठीक है.
जो प्लांट्स है वो भी रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करेंगे, एमीबा भी करेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes, they can sense and respond to environmental cues. ठीक है, जो फोटो पीरियड है वो सीजनल ब्रीडर्स में इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में फोटो पीरियड का रोल होगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी में क्या आ रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, ये सब उसको मेंटेन करते हैं, उन केमिकल्स को हैंडल करते हैं। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself that has self-consciousness. इस वर्ल्ड में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, जिनको अपने बारे में पता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस therefore becomes the defining property of the living organisms. अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ कॉन्शियसनेस, जिसमें से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ही हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर अब हम आते हैं, properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. Similarly, जो cellular organelles की property है वो molecules में नहीं होगी, but they arise as a result कि जो molecules हैं वो आपस में कैसे interact करते हैं। ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी इंटरैक्शन क्या है। Therefore, very important, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Very important, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड बाय द टाइम इवॉल्व भी होंगे और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं। दिस मीन दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे हैव मेटाबॉलिज्म. So cellular organization and consciousness are the defining property of the life forms. ठीक है, अब हम आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप अपने पार्क में देख लो तो आपको कितने तरह के ट्रीज़, कितने तरह के प्लांट्स दिखेंगे। इवन आपको अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिखेंगे, कोई वाइट है, पिंक है, और डॉग्स है, कैट्स है। ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी है। और पूरे वर्ल्ड में it is around 1.7 to 1.8 million. Biodiversity refers to the types of organisms present on the earth. ठीक है, अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल्स हैं, इनके नाम को कोई मेथड होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इन एनिमल्स को या प्लांट्स को एक ही नाम से बुलाया जाए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये तुलसी का प्लांट है, तो तुलसी से हमारे माइंड में तुलसी का प्लांट आना चाहिए, ये नहीं कि हम कहें तुलसी रहे और नीम का प्लांट रहे। तो इसके लिए मेथड है नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म
is described correctly and we know to what organism the name is attached to. इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, जो scientific names हैं वो कौन रखते हैं? वो रखते हैं ICBN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। PYQ है, कह देंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, तो आपको याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ICBN हमारे प्लांट्स के लिए होता है और एनिमल्स के लिए हमारे पास है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure कि जो एक नेम है वो किसी और एनिमल के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to non-organism. हर नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला नाम होता है वो हमारा होता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम के बाद हमारा आता है स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। और ये जो मेथड है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को इंट्रोड्यूस करने का, इस मेथड को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हमारे फेमस कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो कैरोलस लिनियस। अब जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। पहला मेथड क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स। ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में ही होगा और जब हम उसको लिखेंगे तो वो इटैलिक्स में होगा। जो पहला वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो पहले हमारा जेनेरिक नेम आता है और फिर हमारा स्पेसिफिक एपिथेट आता है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब हम जैसे एग्ज़ाम में या कहीं भी एक बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको इटैलिक्स में लिखें और सेपरेटली अंडरलाइन करें। और जब एक बायोलॉजिकल नेम प्रिंट होता है तो वो बोल्ड में प्रिंट होगा। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, वाइल जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो किससे स्टार्ट होगा? विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। अब आप देखोगे जो मैंजीफेरा है वो मैंगो का जीनस है और जो इंडिका है वो मैंगो की स्पीशीज़ है। मैंजीफेरा इंडिका क्योंकि प्रिंट किया गया है इसलिए इटैलिक्स में लिखा गया है और जो जीनस मैंजीफेरा का एम है वो कैपिटल है और इंडिका जो स्पीशीज़ है उसका जो आई है वो स्मॉल में लिखा गया है। ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Lin. लिन क्यों है? क्योंकि लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था और लिन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि लिनियस ने ये नेम इंट्रोड्यूस करा था। और जो साइंटिस्ट का नेम होगा ना लिन,
उसका जो एल है वो हमेशा कैपिटल होगा। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये कैसे लिखा जाता है, बिना साइंटिस्ट के और साइंटिस्ट के साथ। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये भी PYQ है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। आपको चारों पॉइंट्स 4 ऑप्शन में डाल के देंगे और किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक मेथड को गलत कर देंगे और आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये अच्छे से पता हो कि एक बायोलॉजिकल नेम को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. क्लासीफाई मैंने बोला बुक में है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी 1.7 से 1.8 मिलियन है। इनको नोमेनक्लेचर करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले इनको क्लासीफाई करें। So what is classification? It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ठीक है, hence based on characteristics जितने भी living organisms हैं they can be classified into different taxa और इस process को हम कहते हैं taxonomy। क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। और टैक्सोनोमी की यूनिट होती है टैक्सा। अब टैक्सा हमारा है, जैसे कैट है, मैमल है, वीट है, राइस है, प्लांट है, ये हमारे सब टैक्सा है। ठीक है, सारे सब टैक्सा है जो कि टैक्सोनोमी की यूनिट है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर are the processes that are basic to taxonomy. ये जो 4 चीज़ें हमें दे रखी है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि इसी ऑर्डर में ये चीज़ें होती हैं। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, बट लेटर हमने ये रियलाइज़ किया कि ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको भी कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक न्यू फील्ड आई, सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस ने अपने जो बुक है उसका टाइटल क्या था? सिस्टमा नेचरा। ये आपको याद रखना है, इट कैन बी अ क्वेश्चन। द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक्स वॉज लेटर enlarged टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टेमैटिक्स में क्या अलग है? सिस्टेमैटिक्स takes into account evolutionary relationships between the organisms. अब हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। अब जो क्लासिफिकेशन है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच हर एक जो स्टेप है वो रैंक और कैटेगरी को डिफाइन करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. और जितनी भी categories है they together constitute the taxonomic hierarchy. हर एक जो category है जो कि classification की unit है represent करता है एक rank को and is commonly termed as taxon. इस पेज में यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं
कैरोलस लिनियस की बुक का टाइटल क्या था और सिस्टमैटिक्स क्यों अलग है क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करती है। अब हम आते हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस में हेल्प करेगा? सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है, और उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे पास आती है स्पीशीज़। PYQ है, स्पीशीज़ इज़ द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीशीज़ जैसे हमने मैंगो का पढ़ा, मैंजीफेरा इंडिका, तो जो इंडिका है वो हमारी स्पीशीज़ होती है। जो पैंथेरा है, पैंथेरा हमारा जीनस है जिसमें कि बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, जैसे कि टाइग्रस, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा हमारा जीनस है और टाइग्रेस, लियो, पार्डस ये हमारी स्पीशीज़ है। इंडिका हमारी स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ हमारी रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जीनस के बाद आती है फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Very important. जब हम plants को classify करते हैं ना, तो families में हम plants के vegetative features और reproductive features दोनों को consider करेंगे। ये साइड में मैंने ऑर्डर लिखा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। सबसे पहले आता है हमारे पास किंगडम, फिर आते हैं डिवीजन या फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब। हाँ, ये ट्राइब क्या होता है? ये ट्राइब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि फैमिली और जीनस के बीच में आता है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप पढ़ लो तो बेटर रहेगा क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ट्राइब के बाद आते हैं जीनस और स्पीशीज़, और ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फीचर्स किस टैक्सोन में है, किस रैंक पर है। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमारी स्पीशीज़ में होती हैं और सबसे कम सिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमारी किंगडम में होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑर्डर, जो कि अगेन जैसे जीनस को मिला के फैमिली बनती है, फैमिलीज़ को मिला के ऑर्डर बनता है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। ठीक है, ऑर्डर के बाद आती है क्लास, हायर कैटेगरी हमारी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे कि ऑर्डर प्रिमेटा है जिसमें हमारे मंकी आते हैं, गुरिला आते हैं, गिब्बन आते हैं, वो हमारे क्लास मैमेलिया में है। और क्लास मैमेलिया में हमारा एक और ऑर्डर आता है कार्निवोरा, जिसमें हमारे टाइगर, कैट एंड डॉग आते हैं। क्लास मैमेलिया में और भी ऑर्डर्स है बट उनकी हम बात अभी नहीं करेंगे। क्लास के बाद आता है फाइलम, क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with the mammals. They constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal holoneural system. They are included in the phylum chordata. Very important, इसको highlight कर लो. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. ये बहुत important है। जो फाइलम है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और जो डिवीजन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर एनिमल्स, तो उसमें हमारा फाइलम भी होगा, डिवीजन भी होगा, ऑर्डर होगा, स्पीशीज़ होगा। तो हमें ये तो पता होगा कि फाइलम डिवीजन सबसे हाई है, बट हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए है और जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए है। अब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, जो कि हमने पढ़ा है
RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जो कि हमारे अगले चैप्टर में आएंगे। तो किंगडम हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला दे आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो हमारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। हमारे पास किंगडम प्लांटी है, जिसमें हमारे सारे प्लांट्स आते हैं। किंगडम फंजाई है, फिर मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, और ये सब अगले चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। अब दोबारा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। जितना लोअर टैक्सा होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑर्गेनिजम्स में। मैंने अभी समझाया था कि जो स्पीशीज़ है वो सबसे छोटी टैक्सा है, लोएस्ट टैक्सा है, और स्पीशीज़ में ही आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। किंगडम जो कि हाईएस्ट टैक्सा है, उसमें मिनिमम सिमिलैरिटीज़ होंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। हायर द कैटेगरी, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. अब हमें ये टेबल दे रखी है ऑर्गेनिजम्स विद योर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इतनी बार क्वेश्चंस आ चुकी हैं, ये तो मतलब अगर आप सो रहे हो ना और कोई पूछ ले अच्छा बताओ इसकी फैमिली क्या है, तो भी आपको याद होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट के बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन दे रखे हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसमें इतने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग बन सकता है, इसमें ट्रू फॉल्स बन सकता है, इसमें बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग। आपसे मैन की क्लास पूछ लेंगे, क्लास में इंसेक्टा लिख देंगे, तो इंसेक्टा तो हाउस फ्लाई की है, मैन का क्या है, मैमेलिया है। तो आपको ये याद होना चाहिए, पूरे ही अच्छे से याद करना। अब हमारे पास आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। Taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. Basically इस पैरा में कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, ये बस है कि टैक्सोनॉमिकल एड की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम सबसे पहले आते हैं पहले टैक्सोनॉमिकल एड पे, जो कि हमारा है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन प्लांट्स। अब जैसे कोई प्लांट है, उसको हमने निकाला सॉइल से, उसको हमने ड्राई किया, प्रेस किया, और उनको हम शीट्स में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। Further, these sheets are according to a universally accepted system of classification. ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी प्लांट लिया और कैसे भी उनको लगा दिया। इन शीट्स को लगाने का भी ना एक मेथड होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है। These specimens along with their descriptions on the herbarium sheets, they become a storehouse for future use. ये जो शीट्स हैं ना, जिनमें हमने प्लांट को प्रिजर्व करके अटैच करे हैं, वो फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाय चांस कोई स्पीशीज़ सपोज़ ख़त्म हो गई, जैसे कोई भी प्लांट है उसकी एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने हर्बेरियम शीट्स में जो स्टोर कर रखा है उसको हम देखें, अच्छा इसके ये फीचर्स थे। तो हर्बेरियम शीट्स ना, दे आर वेरी हेल्पफुल। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना पेपर में PYQ बना है कि हर्बेरियम शीट पे क्या नहीं होता। तो इसमें एक ऑप्शन था हाइट ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ अ प्लांट नहीं होती। ये जो चीज़ें हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन,
इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम यही होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको याद रखो। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरेंस सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ना चारों ऑप्शन में 4 टैक्सोनॉमिकल एड दिए जाएंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्बेरियम। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। इसको स्टार्ट करने से पहले ये याद रख लो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है। बॉटनिकल गार्डन्स आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गार्डन्स हैं दे हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। जो प्लांट स्पीशीज़ है ना, दे आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस, और हर एक जो प्लांट है वो लेबल किया जाता है इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। अब हमें दे रखे कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आ सकते हैं पेपर में कि इस जगह में कौन सा गार्डन है या ये गार्डन किस जगह पर है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स के बाद आते हैं हमारे पास म्यूज़ियम। म्यूज़ियम बहुत लोग गए भी होंगे म्यूज़ियम, क्योंकि मेजर सिटीज़ में होते हैं। अब ये म्यूज़ियम होते क्या हैं? दे आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो स्पेसिमेंस हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स में या जार्स में इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। और जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में बस प्लांट होते हैं, म्यूज़ियम में प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं। जो इंसेक्ट हैं दे आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। उनको पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे और उन इंसेक्ट को ना पिन कर देते हैं, एक कार्डबोर्ड पे पिन कर देते हैं। और जो लार्जर एनिमल्स है जैसे कि बर्ड और मैमल्स, उनको स्टफ़ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। म्यूज़ियम्स में ना एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं। जैसे ह्यूमन का स्केलेटन तो आपने बहुत जगह देखा होगा म्यूज़ियम में, और भी एनिमल्स के स्केलेटन होते हैं। म्यूज़ियम के बाद हमारे पास आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। ज़ू तो ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा गया होता है, इतने सारे एनिमल्स होते हैं। और जो ज़ू है ना, जूलॉजिकल पार्क जिसको हम बेसिकली ज़ू ही कहते हैं, वो भी एक CO2 कंजर्वेशन है, क्योंकि एनिमल्स को अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट से लाके ज़ू में रखा जाता है, केजेस में रखा जाता है, ठीक है। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care, and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. जैसे एक राइनोसेरस है, उसको वो कंडीशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में होगी। एक स्वैन है, एक एलिफेंट है, टाइगर, लायन, इनके क्या हैबिट्स है, ये क्या खाते हैं, कब सोते हैं, ये सब पता होना चाहिए इनको ज़ू में रखने के लिए, ठीक है। ज़ू के बाद लास्ट आते हैं हमारे की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. जो keys है they are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. इससे क्या होता है, कोई एक को हम एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। Very important. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. Family हो, genus हो, species हो, for identification purposes. And keys are generally analytical in nature. ये पेपर में बहुत बार लाइन आ चुकी है। keys are
जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो इसमें मेन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कपलेट क्या होता है, लीड क्या होती है, और कीज जो है दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट पैरा पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इतने बार PYQ बन चुके हैं ना, और आगे भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। और बेसिकली ना मैच द फॉलोइंग के बहुत चांसेस है कि फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। ये जो सब है ना, दे ऑल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जो फ्लोरा है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। जैसे आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, अगर आपको जानना है कि उस एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, तो आप फ्लोरा को उठा सकते हो, विच कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट। कौन से जगह पे आपके एरिया में कहाँ पे कौन सा प्लांट है या कितने प्लांट्स है, दे आर ऑल कंटेन्ड इन फ्लोरा। These provide the index to the plant species found in a particular area. फ्लोरा के बाद आते हैं हमारे पास मैनुअल्स, which are useful in providing information for identification of names of species found in an area. जो फ्लोरा है वो प्लांट के लिए यूज़ होता है, हमें प्लांट की स्पीशीज़ बताएगा और डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। जो मैनुअल्स है वो हमारे एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ है, आइदर वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो प्रोवाइड करता है। मैनुअल के बाद आते हैं मोनोग्राफ, विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। जो फ्लोरा और जो मैनुअल है वो हमारे एरिया को डिस्क्राइब करते हैं, और जो मोनोग्राफ है, अगर आपको किसी भी टैक्सोन के बारे में पढ़ना है, सपोज़ आपको वीट के बारे में पढ़ना है, टैक्सोन मैमेलिया के बारे में पढ़ना है, तो आप मोनोग्राफ को पिक कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। सो उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अभी मेरे साथ पढ़ा है, हाईलाइट करा है, आई होप कि आप इस चैप्टर को अभी इस वीडियो के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे और जो PYQs है वो सॉल्व करेंगे। जितने भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उसको तो बार बार पढ़े, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड। बाय बाय।